बता दिया। हाँ देखिए, पिछले क्लास में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़े थे हम लोग, डी ब्रॉगली साहब दिए थे, और इसमें कहा गया था कि वेव हैज पार्टिकल नेचर। यही दोहरा गुण है वेव का, कि वेव को पार्टिकल नेचर भी होता है। इफ ए पार्टिकल इज इन मोशन दे ऑल्सो पोजेज वेव कैरेक्टर, लेकिन पार्टिकल को होना चाहिए मोशन में, तब होगा वेव कैरेक्टर। ऐसे तो पार्टिकल पार्टिकल ही है, लेकिन पार्टिकल जब मोशन में होगा तब उसमें वेव कैरेक्टर भी आ जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए दो थ्योरी का सहारा लेना हुआ था डी ब्रॉगली साहब का। प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताए थे, E बराबर hc बाई लैम्डा, h प्लैंक कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ। और आइंस्टीन साहब बताए थे E बराबर mc स्क्वायर, यानी दोनों फार्मूला एनर्जी का है। तो ये दोनों फार्मूला को हम लोग रिलेट कर दिए थे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, hc बाई लैम्डा बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, c कट गया होगा, h बाई लैम्डा बराबर mc दिखा, c को भी लिख रहे हैं वेलोसिटी, तो h बाई लैम्डा बराबर एम भी दिखा, एम भी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। तो h बाई लैम्डा बराबर हो गया p। ठीक है, p बराबर m इंटू भी। अब हम आपको कहे थे कि एक ही इक्वेशन ऐसा है जिसमें वेव का वेवलेंथ भी लिखा हुआ है और पार्टिकल का मोमेंटम भी लिखा हुआ है। तो यदि एक ही इक्वेशन में वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों आ जाए, यानी वेवलेंथ का लैम्डा आ जाए और मोमेंटम का मास आ जाए, तो मास होता है पार्टिकल कैरेक्टर और वेवलेंथ होता है वेव कैरेक्टर। तो एक ही इक्वेशन में पार्टिकल कैरेक्टर भी आ गया और वेव कैरेक्टर भी आ गया। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी वेव कैरेक्टर लैम्डा को बताए और पी को बताया पार्टिकल कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि पार्टिकल वाले को वेव कैरेक्टर होगा और वेव वाले को पार्टिकल कैरेक्टर, और दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसमें पार्टिकल नेचर ज्यादा है उसका वेव नेचर कम होगा, जिसमें वेव नेचर ज्यादा होगा उसका पार्टिकल नेचर कम होगा। अब जैसे पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मासलेस है तो उसमें पार्टिकल कैरेक्टर बहुत ही कम है, तो उसको वेव कैरेक्टर होगा। हम लोग का मास ज्यादा है तो हम लोग मोशन में होंगे तो वेव कैरेक्टर कम होगा। डी ब्रॉगली साहब ऐसा कहें। इलेक्ट्रॉन आपके बाल के जैसा है, नहीं काला नहीं, जैसे आपके बॉडी का वेट 55 किलो है मान लेते हैं, तो उसमें 10-20 ग्राम 50 ग्राम बालू होगा ना, उसका वजन अलग से होता है क्या? तो मासलेस है यहाँ पे, तो कहने का मतलब है यदि पार्टिकल मासलेस है तो उसको वेव कैरेक्टर होगा। इसके अलावा यही सब बताए थे कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर P2 बाई P1। डी ब्रॉगली इक्वेशन अप्लीकेबल टू ऑल माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक बॉडी, छोटे बॉडी के लिए बड़े बॉडी के लिए सबके लिए लागू होता है, बट सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक ओनली, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए होता है सिर्फ, यानी एवरी बॉडी इज इन मोशन हैज वेव कैरेक्टर। ये बताए एक्चुअली में। इसके बाद ये सब क्वेश्चन ही बताए, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताए थे। हमने बताया था कि P बराबर m इंटू भी होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से जब रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2m, P स्क्वायर m स्क्वायर भी स्क्वायर होगा और 2m नीचे रहेगा, m से m कट जाएगा, देखिए ये हाफ एम बी स्क्वायर निकल के आ गया।
तो काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखना होगा p²/2m। तो p² बराबर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को E लिखें तो p² बराबर 2 इंटू एम इंटू ई। तो p बराबर 2me का अंडर रूट, जहां पर m मास है और E काइनेटिक एनर्जी। ना अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा बराबर h/p पढ़ते हैं। अब p के जगह पे हम लोग क्या पढ़ दिए 2me, 2me का अंडर रूट, यानी वेवलेंथ बराबर एक फार्मूला और हो गया h/2m। अब इस पे भी क्वेश्चन बनाए होंगे, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का दिया है तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, ये सब तो बन ही जाता है आप लोगों से। और एक तो ये आगे का बात बताए थे, हाँ इस पर आएंगे, इस पर आएंगे थोड़े और बाद में। आज एक नया थ्योरी पढ़ना है, उस थ्योरी को कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कौन वर्ग? देखो कैसा कैसा थ्योरी लाइफ में पढ़ना पड़ता है। एक थ्योरी का नाम ही है अनसर्टेनिटी, नहीं थ्योरी का नाम है, नहीं भाई सब खुदे अनसर्टेन है, सर्टेनिटी कुछ है ही नहीं, अनसर्टेन। तुम भी बना देगा, पढ़ेगा तो बना ही ना देगा। हाइजेनबर्ग साहब क्या कहना चाहते हैं जरा सुनिएगा। ये आए तो भाई साहब ऐसा ऐसा बात बताए कि क्या ही कहा जाए, कहा इतना थका थका सब मरी पड़ी हो, जागो थोड़ा। हाइजेनबर्ग साहब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिए हैं। अनसर्टेनिटी किस बात का है वो सुनिए, एक लाइन में समझ आएगा। ये भाई साहब कहना चाहते हैं कि कोई बॉडी यदि मोशन में है, कोई बॉडी यदि मोशन में है, कोई भी बॉडी के बारे में बाद में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई भी बॉडी मोशन में, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर से हट जाइए, जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं। डी ब्रॉगली साहब भी सबके लिए कहे थे डुअल नेचर, चाहे वो रेलगाड़ी हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, किसी को न छोड़े थे। हाइजेनबर्ग साहब भी सभी के लिए कहे कि कोई बॉडी यदि मोशन में हो तो उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ 100% सर्टेनिटी के साथ, 100% निश्चितता के साथ आप नहीं निकाल सकते हो, आप नहीं निकाल सकते हो, आप नहीं कह सकते हो। ये भाई साहब पूरे का पूरे पिछल का बदल दिए, बोले इतना यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उसका पोजीशन और वो कितना वेलोसिटी से मोशन में, दोनों चीज एक ही साथ कैलकुलेट 100% सही नहीं हो सकता है। दैट इज अनसर्टेनिटी, है ना। आप मेजर तो करेंगे लेकिन वो 100% सही नहीं होगा। अब इस बात को हम लोग देखो कैसे समझते हैं। हाइजेनबर्ग साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, लिखना भी कुछ मत, खाली सुनना हमारी बात। हाइजेनबर्ग साहब का जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में हो रहा था, न्यूक्लियस तो एटम में रहता ही है और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता ही है, सब जानता है तुम लोग, इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहा था। हुआ ये था कि हाइजेनबर्ग साहब एक्सपेरिमेंट तब किए जब अल्ट्रा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप कर गया।
यानी कि अब एटम को देख सकते थे, वो इलेक्ट्रॉन को वो देख सकते कहाँ घूम रहा है, कहाँ है एटम। ठीक है, यहां लगा दिए टेलीस्कोप। ठीक है, पकड़ना था इलेक्ट्रॉन को कि कहाँ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बोर साहब पहले ही से कहे थे कि करीब करीब 2 लाख मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही घूमता है। नहीं आया था ना, वेलोसिटी 2.16 इंटू 10⁶ गुना Z/n मीटर पर सेकंड। तो करीब करीब 2 लाख मीटर पर सेकंड के स्पीड से यह बॉडी घूम रहा है जी। तो इसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे देखा जाए? अब सुनिए, जैसे आपके सर, आप जिनको भी मान लें, बाइक से जा रहे हैं एकदम उड़ेले, आप देख लिए, अपन दोस्त को बताए कि देखो सर जा रहे हैं, तो दोस्तवा जब तक देखेगा तो सर वहीं पर रहेंगे क्या? वो तो उड़ेले जा रहे थे, तो तुम यही ना कहेगा अभी तो यहीं पर देखे थे, थोड़ा आगे गए होंगे, ऐसे ना बोलिएगा। एग्जैक्टली जहां पर दिखाए वहां पे दोस्तवा देख लेगा क्या? एक बात। दूसरा बात, यदि नहीं 100% दिखाना है कि नहीं देखो सर जा रहे थे, तो करना क्या है कि एक ढेला मार देना है, जाके एग्जैक्टली लग जाए। अब क्या होगा, सर वहीं पे गिर जाएंगे, और देखो देखो सर हैं। अब वो जा रहे थे हो गए। एग्जैक्ट पोजीशन तो मिल गया, पोजीशन तो एग्जैक्ट मिला कि हाँ यहीं पर थे, लेकिन वेलोसिटी कहाँ गया? वेलोसिटी खत्म हो गया ना जी, गिर उड़ के फेंका उका गए होंगे ना कहीं पे। बोलो ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? किसी भी बॉडी में लग जाएगा, किसी भी बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ निकालना संभव 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं है, कुछ अनसर्टेन होगा। आने जहां आप देखे थे, आपको कहना चाहिए 10 मीटर आगे होंगे, अभी तो हम यहीं देखे थे, अभी 10 मीटर आगे होंगे, 15 मीटर आगे होंगे। हम यहां से बताए कि ये बच्चा बैठा हुआ है हमसे 8 फीट दूर पे, फिर बताए कि हो सकता है 500 इंची आगे पीछे रहे। ऐसे बताना होगा बॉडी का पोजीशन, जब आप उसका मोमेंटम भी बता रहे होंगे। हाइजेनबर्ग साहब क्या किए, इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा था सर, इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा था, इसको पकड़ने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट करा दिए, फोटोन। क्या हिट करा दिए? बोले थे ना सर मूव कर रहे थे, मार दिए आप ढेला, तभी एग्जैक्ट पोजीशन देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहा था और मार दिए ये ढेला, ढेला का नाम, अब मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहां अगर के दोनों में क्या हो जाएगा, टक्कर, कॉलिजन। कॉलिजन से इलेक्ट्रॉन का रास्ता बदल जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो हाइजेनबर्ग साहब अपना थ्योरी बता दिए, बोले इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन तो निकालना 100% सत्यता के साथ संभव नहीं है। यदि पोजीशन हम बता दे रहे हैं तो इसका मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे, है ना। पोजीशन बताएंगे तो वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे। तो मतलब कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ किसी भी पार्टिकल का बताया नहीं जा सकता है 100% सर्टेनिटी के साथ। जो भी आप बताएंगे उसमें कुछ प्लस माइनस होगा, है ना। एकदम नहीं बता सकते, ऐसा नहीं बताए, मतलब बताए जो कुछ भी बताइएगा आप, प्लस माइनस एरर आएगा, है ना। हाँ सर बोलिए ना। प्रोटोन नहीं है रे बच्चे, फोटोन है, फोटोन न्यूट्रल होता है। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सा पार्टिकल होता है? फोटोन। याद है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटोन कहे थे ना। और ये है इलेक्ट्रॉन,
अब ठीक है, प्रोटॉन तो यहां पर न्यूक्लियस में होगा, उसको बाहर कोई ला ही नहीं सकता, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, इसको कोई बाहर नहीं ला सकता। अकेले प्रोटॉन एग्जिस्ट करेगा? अरे बोलो ना तुम लोग भी, अकेले प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियस नहीं टूटता है। न्यूक्लियस जानते हो कहां टूटता है? सन पे, जहां पे टेम्परेचर होता है 5 लाख से 10 लाख डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ 5 से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ रहेगा? इसीलिए जब एटम बम बनता है ना, तो धरती के 200-400 फीट नीचे जाकर के पूरा बनता है। पोखरन उखरन मूवी भी आया है इस अभी के समय में, तो सब दिखाई भी देता है। 200-400 फीट नीचे जाके एटम बम का परीक्षण होता है। धरती में भूकंप टाइप का आ जाता है जब नीचे फटता है, परीक्षण के लिए जब फटता है ना। तो 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कोई पिघलेगा नहीं, वेपोराइज कर जाएगा सीधा। कहाँ था क्या था पता ही नहीं चलेगा। कौन था? सही है बताया, कौन था पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा हाइजेनबर्ग साहब का एक्सपेरिमेंट। क्या सारे समझ आया या नहीं आया? हाइजेनबर्ग साहब क्या किए? बोलेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रॉन को टकरा दिए। तब उन्होंने देखा कि यदि हम एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो उसका मोमेंटम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए एक साथ पोजीशन और मोमेंटम, कोई बॉडी जो मोशन में है, वो किसी भी बॉडी के लिए कह दी, कोई भी बॉडी जो मोशन में है, एक साथ 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, है ना। बचपन में नहीं रॉकेट देखते थे आप, दोस्त लोग दिखाते थे रे रॉकेट, तो बोले कहाँ कहाँ कहाँ, ले ये यहाँ दे यहाँ, मतलब कि वो जहां आप देखे तो वहां स्थिर तो रहेगा नहीं, थोड़ा आगे चला गया होगा, है ना। तो बस यही बतवा को बताएं। और फिर यही भाई साहब कॉन्सेप्ट दिए थे ऑर्बिटल का। ऑर्बिट के बाद ऑर्बिटल आएगा, ऑर्बिट के एलिमेंट था, ऑर्बिटल एसपीडीएफ आएगा, है ना। बोले ऑर्बिट तो बातें हो गई, अब ऑर्बिटल समझिए। तो चलिए एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, फिर इनका कंक्लूजन लिखेंगे, थ्योरीज लिखेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट? हाइजेनबर्ग एम्प्लॉय ये फोटोन, फोटोन कहां से आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। टू हीट द इलेक्ट्रॉन एंड heat the electron. Heisenberg employ a photon electromagnetic wave and heat the electron. काहे के लिए हीट किए? टू नो द पोजीशन एंड मोमेंटम of electron around the nucleus. However, the velocity get change after collision, है ना, with photon.
फोटो बना दीजिएगा, उसी से समझ में आएगा कि कैसे पता किए थे पोजीशन। वो टेलीस्कोप है और ये भाई साहब आंख लगाए हुए होंगे अपना। आंख कैसे बनाएंगे ऐसे? आंख ये तो टेलीस्कोप खुदे हो जाएगा। अभी एगो आंख बना देंगे, एगो भाई साहब को उल्टा टोपी पहना देंगे। हाँ हाँ, अल्ट्रा स्कैनिंग माइक्रोस्कोप लगा दिए उसमें, टेलीस्कोप उसको मैग्नीफाई कर देगा, है ना। उसके अंदर लगल है अल्ट्रा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और तब टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से वो देख रहे हैं। और जो तुम टेलीस्कोप तारा देखने के लिए रखा है, सिर्फ वो नहीं, उससे स्टार दिखेगा। अल्ट्रा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन नाम ही इसका है, अल्ट्रा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। और उस पर टेलीस्कोप। हाँ बोलिए, क्या हुआ? फो, फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बना हुआ होता है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी से, उसी एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटोन या क्वांटम कहते हैं। हाँ, जिसकी एनर्जी ई बराबर एच न्यू पड़े थे। हाँ, पेजवा पलट दिया करो कभी कभी कॉपी का। नहीं, वो सबसे नहीं, एक पेज इतना पलटना पड़ेगा कि पेज की मोटाई पतला हो जाए, मतलब घिसियाने लग जाए, लगे कि बहुत बार पलटा गया है। तब जाकर के पढ़ाई, मतलब रिवीजन, पढ़ तो लिया ही, अब रिवीजन की जरूरत तो रहेगी ही ना। ये ब्रेन का अपना पावर होता है, मेमोरी पावर जिसको कहते हैं आप। ये सारी बातों को याद हमेशा के लिए रख नहीं सकता है। सिंपल सोचो, 3 साल पहले स्कूल में एक दोस्त मिला था, सेक्शन होगा 60 को बच्चा होगा, तो बच्चा का नाम अभी बाई फेस नेम सब याद है, तो कितना का याद होगा? 10 ठो का याद होगा। बाकी यदि मिल जाए तो पहचान लेंगे कि अरे यार तुमको देखे थे, तुम तो साथ ही पढ़ता था। तो ऐसे ही होता है, वो ब्रेन का अपना पावर है। बड़े, अब देखो हाइजेनबर्ग साहब क्या कहना चाहते हैं। अब हाइजेनबर्ग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या दिए है ना? इन्होंने लिखा कि इट इज इम्पॉसिबल। अब बताइए, किसी थ्योरी में शब्द है इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम of a body is in motion with 100% accuracy. There are only probability
है ना। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा शब्द है ना कि वो 100% पूरा कभी है ही नहीं, शब्द भी अधूरा है। नहीं, प्रोबेबिलिटी कब लगता है? जब चांसेस 100% का नहीं हो। जैसे अभी प्रोबेबिलिटी है कि हम IIT कर ही जाएं, अब ये प्रोबेबिलिटी किसी को लगता हुआ 90% चांस है कि हम कर जाएं, किसी को 95% चांस है कि कर जाएं, किसी को 80% चांस भी हो सकता है। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होता है। देर आर ओनली प्रोबेबिलिटी टू फाइंड पोजीशन एंड momentum of particle like electron around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। देयर आर ओनली प्रोबेबिलिटी टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। है ना, एक साथ पोजीशन और मोमेंटम दोनों। पोजीशन तो निकल ही जाएगा, हिट कर दिए तब निकल ही ना गया, लेकिन मोमेंटम नहीं निकला, इसलिए एक साथ भी लिखना जरूरी है, साइमल्टेनियसली भी लिखना जरूरी है। खाली पोजीशन तो आप सर को एक ढेला मार दिए थे, गिर गए थे, तो पता चलिए गया कि यहीं पे नहीं पता चला, लेकिन उनका वेलोसिटी तो पता नहीं चला ना, वो जो उड़ रहे थे ये उड़ान तो पता नहीं चला। तो यही बात है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो पता चल जाएगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों पाने की केवल संभावना होगा। देयर आर ओनली प्रोबेबिलिटी टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली, एक साथ। क्लियर है हाइजेनबर्ग साहब का स्टेटमेंट? क्लियर है? इसके बाद लोग पूछेगा ना कि ठीक है सर, एरर आएगा, मतलब एक्यूरेसी 100% नहीं होगा, लेकिन कितना अनएक्यूरेट हो सकता है? मैक्सिमम जो आप स्टेटमेंट देंगे वो कितना गलत हो सकता है? अब ये बच्चा हमसे 8 फीट दूर है और हम कह दें कि 80 फीट दूर है, तो जब 80 फीट दूर कहेंगे तो ये बोलने का कोई मतलब हुआ? तो हाइजेनबर्ग साहब को लोग पूछेगा कि कितना अनसर्टेन है, ठीक है, कितना अनसर्टेन है, जो आप कह रहे हैं वो कितना अनसर्टेन है। अब किसी बच्चे के IIT करने के चांस 95% है, तो क्या एकदम में नहीं करेगा वो? अरे कर ही जाएगा, थोड़ा नंबर आगे पीछे आ सकता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी बताना पड़ेगा। अब हाइजेन साहब का कैलकुलेशन, हाइजेनबर्ग कैलकुलेशन, द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position and uncertainty in momentum of a body, यहां पर इलेक्ट्रॉन लगेगा, इज मोर देन और इक्वल टू h/4 पाई
वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। कितना के बराबर बताए? बोले कि अनसर्टेनिटी और पोजीशन का और अनसर्टेनिटी मोमेंटम का, ये दोनों का गुना करके, बोलो क्या बोल रहे हैं, ये दोनों का अनसर्टेनिटी को गुना करके कितना के बराबर आएगा या उससे ज्यादा आएगा? बोलो ना जी। Hy4 पाई आएगा या इससे थोड़ा ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। हट जाएं। The product of uncertainty in position and uncertainty in momentum of a body is more than or equal to H/4 पाई। बढ़े? हाँ, गड़बड़ हो गया है, ये T है। हाँ, अनसर्टेनिटी जो है, पोजीशन का भी, अनसर्टेनिटी मोमेंटम का भी, दोनों का गुना की बात कर रहे हैं हम। कितना के बराबर या ज्यादा होगा? H/4 पाई। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू इज मोर देन और इक्वल टू H/4 पाई, है ना? ये हाइजेनबर्ग साहब का कैलकुलेशन। डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, है ना? देखो अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस भी बोलते हैं, समझे? अनसर्टेनिटी मतलब जो हम बोले उससे 5-6 इंच आगे पीछे हो सकता है, 2-3 इंच आगे पीछे हो सकता है। फलना हमसे 10 फीट दूर है, अब 10 फीट बोले हैं तो हो सकता है 10.5 फीट हो, चाहे 9.5 फीट हो जाइए, इतना अनसर्टेनिटी। कोई कहेगा 10 फीट दूर है, हो सकता है कि वो 100 फीट दूर रहे। तो पूछेगा ना आप बोल क्या रहे हैं, आपको बोलने आता है? नहीं पूछेगा। यही बात बता रही है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब देखो इसका नोमेरिकल जो बनेगा, अच्छा यहां पर एक लाइन और लिख दें, डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा भी, डेल्टा भी, देखो मास में कोई अनसर्टेनिटी तो होता नहीं है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम लिखा है तो मास में कोई अनसर्टेनिटी तो होगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का मास है चाहे हमारा मास है आपका मास है, वो तो सर्टेन ही होगा, फिक्स ही होगा। तो अनसर्टेन कौन सा क्वांटिटी होगा? दैट इज वेलोसिटी। डेल्टा भी को बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी।
अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेके नहीं चलना, हम लोग को बराबर करके चलना है h/4 पाई। फिर याद दिला दें आपको कि h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, जिसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, लिखा, पहुंचा वहां तक। एज तो पता ही रहता है, अब पाई तो आपको बचपन से ही पता है, उसके बारे में क्या ही बताना है। कितना वैल्यू, वही बताएगी, इसको पूछ के अपना ही बेइज्जत कराना है। हो गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा भी बराबर h/4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी बराबर h/4 पाई m। मास भी तो कांस्टेंट ही रहता है, सारा कांस्टेंट को एक तरफ कर दिए क्या, ये दोनों बात वेरी कर सकता है। पोजीशन, आप दोनों में से कोई एक ही बात जानिएगा एक समय में एक साथ, अलग अलग तो दोनों जाना जा सकता है, अलग अलग तो ढेला मार दिए तो पोजीशन जान गए, और सर के गाड़ी में वेलोसिटी तो ओडोमीटर बता ही रहा होगा कि 100 पे चल रहे हैं, 80 पे चल रहे हैं। अलग अलग तो दोनों पता है, दोनों एक साथ, चूंकि इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ बॉडी है, वो कभी रुकेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है उसका पोजीशन और मोमेंटम निकालना संभव नहीं होगा। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे मास ऑफ बॉडी जिसका भी निकाल रहे होंगे, एम मास ऑफ बॉडी, अब बॉडी इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास लगाइएगा। इस पे क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल बनेगा, है ना, पुट करना रहता है, अनसर्टेनिटी कैसे पुट होगा ये सिखाना होगा थोड़ा, पोजीशन और वेलोसिटी पुट नहीं करना है बाबू। क्या पुट करना है इसमें सुनिएगा, डेल्टा भी है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब एक बॉडी जिसको आपने कहा कि 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से होगा, लेकिन आप गलत हो सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब बॉडी 105 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भी हो सकता है, 95 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भी हो सकता है। आप जो बता रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड, उसमें 5 मीटर पर सेकंड की अनसर्टेनिटी है, तो इस फार्मूला में कौन सा वेलोसिटी पुट होगा, 100 की 5, हाँ ये सिखाना है। इस फार्मूला में 5 मीटर पर सेकंड पुट करना है, जो अनसर्टेन है वो पुट करना है, एक्चुअल वेलोसिटी पुट नहीं करना है। हमसे वो 10 मीटर दूर है, लेकिन भाई आधा मीटर आगे पीछे हो सकता है,
तो 10.5 मीटर भी हो सकता है, 9.5 मीटर भी हो सकता है। तो हम लोग को पोजीशन कितना पुट करना है यहाँ पे, वही आधा मीटर पर से, आधा मीटर 10.5 मीटर। समझ रहे हैं ना? अब क्वेश्चन बना के समझिएगा। लाइए किताब तो दिख ही रहा है, सरकारी किताब दीजिए, सरकारी क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए। हाँ, हाइजेनबर्ग साहब का प्रिंसिपल पूछा जाता है कि लागू सब में होता है, तो कहिएगा आप हाँ, लागू सब बॉडी में होता है। वो ट्रेन हो, जहाज हो या इलेक्ट्रॉन हो, लागू सबके लिए होगा। मान्यता प्राप्त सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे बॉडी के लिए। सिग्निफिकेंस होगा इसको माइक्रोस्कोपिक बॉडी में। ठीक है, हाँ, तो यहां पर लिख दीजिएगा ये बात। चलिए आगे ही लिखना पड़ेगा हमको। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल applicable to all microscopic as well as macroscopic body, but has significance for only microscopic bodies। यानी मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो वैल्यू जाएगा वो नेग्लिजिबल आएगा, वो बहुत मायने नहीं रखता है ना? यही कहने का मतलब है। एक और इसका फॉर्मूला बता दें। देखो तुम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा तो बड़ा तो होना ही है ना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या लिखे थे? एच बाई ऑल्सो, ऑल्सो करके लिखना है कि कभी आ जाए ऑप्शन में ही सिर्फ कि इसमें से कौन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, और सीधा सीधा ये दिखाई नहीं देता है, ये सब जेई में करता है। तो क्या करे, कैसा फॉर्मूला एक और आ सकता है? डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा भी लिखते हैं, बराबर एच बाई 4 पाई। बाबू पढ़ा होगा फिजिक्स में, वेलोसिटी बराबर क्या? एक्सेलरेशन के बारे में कुछ आइडिया है? एक्सेलरेशन सब जानता होगा। एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, खाली भी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो डेल्टा भी बराबर ए इंटू टी, ए इंटू टाइम रुकेगा नहीं कभी, यहां पर ये क्या है? एक्सेलरेशन, और डेल्टा टी चेंज इन टाइम। अब बताओ, डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी लिखा रहेगा, बराबर एच बाई 4 पाई। अनसर्टेन कौन है यहां पे? तो सर टाइम है। अब बोलो तो जरा दिखता है क्या कुछ? ऑल्सो के लिखना नीचे में। हम जब भी ऐसे बनाते हैं, आप नहीं बनाइएगा, आप नीचे ही बनाइएगा। ए बाबू पहले ये बताओ ना कि इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को?
हाँ हाँ, तो इतना दिखाई देने के लिए 10वां से 11वां माने की क्या जरूरत था? ये तो पहला का बच्चा भी इतना पढ़िए देगा कि एक्स लिखल है, एम है, ये है, ये टी है, अल्फाबेट तो पढ़वे किया है। एक चीज दिखाई दे रहा है इसमें, एम इंटू ए, एम इंटू ए को फोर्स कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो डेल्टा एक्स और मास गुना एक्सलरेशन क्या कहलाता है? फोर्स इंटू डेल्टा टी बराबर एच बाई 4 पाई। देखिए कितना खतरनाक बात हो जाता है। आदमी सोचते रहता है कि चलो एक्स इंटू डेल्टा पी है हाइजेनबर्ग, और इक्वेशन में ये सब गंदा गंदा बात लिखल रहेगा। अब रहेगा हाइजेनबर्ग एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल है फोर्स एक्सलरेशन। अब कुछ दिखाई दे रहा है इसमें फोर्स तो है, टाइम भी दिखाई दे रहा है, डेल्टा एक्स पोजीशन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है और डॉट। बच्चा मजाक तो अच्छा कर लेता है, ब्रेन डेवलप यही सब काम के लिए तो हुआ है। देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स पोजीशन का चेंज है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्कडन, वर्कडन मतलब एनर्जी। तो देखो क्या निकल के आया, डेल्टा ई बाई इंटू डेल्टा टी बराबर एच बाई 4 पाई। ऐसे ऐसे जानते हो क्या होता है? ये ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस है। यही डेवलप करने से तुम्हारा कंपटीशन में होता है काम। ये हम एक तरीका बताए, अब उसके ऑप्शंस को देख करके आपको इतना भैरिज कर जाना होता है उसी समय में कि क्या दिया हुआ है। कोई रट्टा मारेगा तो साइंस वही रटने से नहीं होता है, रटेगा तो सिर्फ ये रट के जाएगा। हाइजेनबर्ग था तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी बराबर एच बाई 4 पाई, वहां जाके देख रहा है ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, डेल्टा एक्स भी नहीं है, डेल्टा पी भी नहीं है। सर भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे आपका, वो बोलेंगे तो पढ़ाया हुआ ही आया था, पढ़े भी किए। इसके बाद बोले कम मत आपको करना है। ये ऐसे करने से होता है ब्रेन डेवलपमेंट। कोई भी चीज को लीजिए, हाँ तुरंत तुरंत फटाक फटाक क्या दिया हुआ है उससे, है ना। तो डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम, स्टेटमेंट भी बदल दे सकते हैं इसके हिसाब से। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, एनर्जी को वर्कडन भी कहते हैं, को भी क्या कहते हैं, एनर्जी वर्कडन ही होता है। और डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब ये तुमको सरकारी किताब में तो नहीं लिखल रहेगा ना ये सब, इसको अपने से डेवलप करना है। अरे यही एनसीईआरटी को ना सरकारी किताब बोलते हैं। उन्नीस 1927 में, मतलब बहुत ईयरली, अभी 100 साल नहीं है ना, 100 साल से कम का थ्योरी पढ़ रहे हैं आप, अगले साल 100 साल हो जाएगा। इनको 1932 में नोबेल प्राइज मिल गया था इस बात को बताने के बाद। अब इसमें बोर साहब का थ्योरी गलत उलट हो गया, ये सब नहीं जानिएगा, है ना। ये डेवलपमेंट प्रोसेस है। अब उनके समय में अल्ट्रा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था,
अब ये उनकी बात को रखते हुए अपनी बात रखेंगे ना, गलत कहाँ लग रहा है? एक बॉडी जो मोशन में, भाई उसका पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ आप कैसे निकालिएगा? है कोई उपाय तो बताइए। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है ना बाबू, वो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना होती है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अभी तक आप जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर पाथ में, नहीं, अब आज से जानिएगा कि इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना होती है। और ये संभावना कैसे कैसे हो सकती है, अब इसके बाद ये थ्योरी बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट देंगे। पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लें हम लोग कि क्या अनसर्टेनिटी। लेकिन इनके सवाल में हमेशा रहेगा कि ये माइक्रोस्कोप लगाए। जब माइक्रोस्कोप बोलेगा तो अल्ट्रा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही समझिएगा, ये ना कि वो तारा देखे वाला टेलीस्कोप समझिएगा, है ना। अल्ट्रा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन में खाली माइक्रोस्कोप लिखा रहेगा। ये माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? ये बना हुआ ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो देना ही पड़ेगा। बना दीजिएगा क्या? नहीं, नहीं बनाइएगा। ये माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन
वही जो हम किए थे फोटो बना के, माइक्रोस्कोप लगाया, फोटोन डाले, employed टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। हम क्या किए थे, हम भी तो यही किए थे, एक माइक्रोस्कोप था, एक फोटोन को एम्प्लॉय किए थे, काय के लिए, पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है। पूरा थ्योरी तो लिख दिया 2 लाइन। एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, विद इन लिख रहा है, विद इन मतलब समझता ना जी, 0.1 एंगस्ट्रॉम के अंदर, मतलब अनसर्टेनिटी है ना, पोजीशन एग्जैक्ट नहीं दिया, कितना के अंदर दिया, 0.1, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे दिया। 0.1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। What is uncertainty involved in the measurement of its velocity? डेल्टा भी कितना होगा, मास किसका लेना है, किसको देखा रहे हैं हम लोग, कितना होता है मास, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या लगता, नहीं बन जाएगा अब, डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा भी बराबर h/4 फॉर्मूला वगैरह एकदम लिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि केवल याद है दिमाग में सीधा लिख दिए। उससे क्या होता है ना कि वो आज याद है कल भूल जाएंगे, अब 1-2 बार 4 बार लिख देंगे, जब आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। डेल्टा भी पूछ रहा है, h/4 इंटू डेल्टा एक्स नीचे भी कर देते हैं क्या, ठीक तो बता रहे हो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 4 गुना 3.14, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और डेल्टा एक्स हो गया 0.1 इंटू 10⁻10। बस भैया गुना ही भागा है, गुना भागा से डरना नहीं होता है, गुना भागा तो बचपन का दोस्त रहा है। चार तिया 12, 12 गुना 9, 108, करीब करीब क्या 110 पे जाएगा बात मामला। लेकिन चलिए, गुना भागा ऐसे सिचुएशन में यदि जरूरत लगे तो इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन नहीं बनाना उपाय नहीं है। हमारे पास तो मेथड है ही राउंड ऑफ कर, 110 ला रहे थे, 114 है, गुना 0.1 भी है, 11.42, 96, 4 कर देते हैं, 4396 आया है, गुना 10⁻−31 प्लस माइनस 10, क्या तो 6.626 इंटू 11.44, 10⁻−34, -41 हो गया ना जी, तो प्लस 41। अब ये 0.5, 11 × 55, 11 × 6 = 66, 5 8, 0.58 के करीब में, एक बार भागा दे ही देते हैं।
6.626 डिवाइडेड बाई 11.44। देखिए 579 आ गया। 58, चूंकि 66 तो हो ही रहा था, इसीलिए 0.58 कह रहे थे हम, तो 0.58 ही लिखेंगे। 79 था, इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस की प्लस, +7। देखिए कितना ज्यादा मीटर पर सेकेंड का अनसर्टेनिटी हो गया इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी निकालने में। जब उसका पोजीशन 0.1 एंगस्ट्रम अनसर्टेन है, तो वेलोसिटी 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड में चला गया। देखिए केमिस्ट्री का फॉर्मूला बस यही है, इसके बाद तो आप लोग समझ ही रहे हैं। केमिस्ट्री में एक शिकायत बच्चा करता है, वो शिकायत ये होता है ना, सर फार्मूला लगा देते हैं, बना तो देते ही, गुने भाग में फंस जाते हैं। तो गुना भाग में फंस जाना उपाय तो है नहीं, अल्टीमेट क्या हुआ कि फ्री में फंस गए। गुना भाग में फंस गए मतलब फ्री में फंस गए ना जी। इसी के लिए तो 5वां 6ठा 7वां 8वां पास हुए, 9वां 10वां नहीं कहेंगे, वो तो बोर्ड के लिए हुए। लेकिन इतना क्लास का टाइम जो लगता है वो काहे लगता है? और क्या? तो और क्या सीख लिए तुम? सही सही, आज सही है बोल दिए, इसके अलावा क्या सीख लिए? अरे जो हिस्ट्री पढ़े मुगल उगल सब भुलाइए गए होगे अब तक। हाँ, अरे वाह। सलीम के बाबूजी का नाम? देखिए बड़े हैं, ठीक ही है, बढ़ जाते हैं। अब एक गोल्फ बॉल है जी, गोल्फ बॉल तो समझता ही होगा सब। गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। गोल्फ गोल्फ बॉल तो देखा ही होगा, छोटका रहता है। नहीं, सिनेमा में देखे हैं जी हम भी। नहीं देखा तुम लोग? स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड within accuracy of 2%, कैलकुलेट uncertainty in position। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है वो देखेंगे।
हो गया। हो गया, बनेगा ये, हो जाना चाहिए, हमको ना लगता जी। हाँ एकदम हौसला तो उड़ान उमंग होना चाहिए, वो गीतबाज सब होना चाहिए, मोटिवेशन में कौन कंपनी हो तब ना। कोशिश करिए, क्या बोला जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं, डांस किए थे कि नहीं 26 तारीख को, 15 अगस्त को? हाँ डांस किए थे, किया था। आना चाहिए था ना, इसमें कोई न्योता देने वाली बात होती है जी। अब वेरी सिंपल है कि भाई 15 अगस्त है, जलेबी खिलाएंगे तो ऐसे ही आ जाना चाहिए, किसके लिए है। इसमें ना थोड़ा सा, हाँ तो देखो ला ही दिया एक बच्चा, 1.46 इंटू 10 टू द पावर, हाँ सही लाया। बाकी लोग काहे नहीं लाते हैं जी, गोल्फ बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है, मास 40 ग्राम कोई काम का मास है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है ना जी। -3 kg, आप 40 ग्राम लगा दोगे, आंसर गलती आ जाएगा। विथ ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 45, वेलोसिटी हम लोग को लगाना नहीं है, क्या लगाना है, डेल्टा भी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी लगाना है। कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, यानी ये जो स्पीड 45 मीटर पर सेकंड था, इसकी एक्यूरेसी कितनी थी, 2%, यानी डेल्टा भी बराबर लिखेंगे 45 गुना 2/100। क्यों लिखे 2/100, क्योंकि उतना अनसर्टेन है ना। कह दिया है कि गोल्फ बॉल देख रहा है गोल्फर, अरे सिनेमा में देखा होगा, अमीर आदमी सब खेलने जाता है ना मर्सिडीज रहता है पहले, है ना, और टोपी वोपी लगा लेता है, हाँ वाइट कलर का, देखिए वाइट कलर का ही ये छोटका वो बॉल होता है, 40 ग्राम का है। अब उसको मारा होगा, तभी स्पीड मेजर कर लिया कोई 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन साथ साथ में ये भी कह दिया कि भाई हम गलत हो सकते हैं, कितना, 2%। यही तो क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताइए, तो कितना हुआ, 90/100, 0.9, 0.9 मीटर पर सेकेंड होगा। तो बढ़िया प्रिडिक्शन करने वाला है, 45 मीटर पर सेकेंड बता के 2% ही एरर है, 0.9 मीटर पर सेकेंड आगे पीछे होगा। मास दे दिया, डेल्टा भी लग गया, डेल्टा एक्स पूछ रहा है। हर क्वेश्चन में ना आप लोग को सिखाए पहले से भी कि ये लिखना बहुत जरूरी है। हाँ गिवन, है ना, बच्चा की आदत जो होता है ना, वो ये लिखना छूटते चला जाता है, अल्टीमेट तो छोड़ ही देना है, लेकिन शुरुआती दौर में लिखना है। और चूंकि न्यूमेरिकल का सिलसिला अभी आपके लिए शुरू है, तो पहली बार लिखना है। अब जेई का क्वेश्चन बना रहे होंगे एग्जामिनेशन में बैठ के, तो कोई कहेगा कि इतना लिखना है पहले,
उसमें उतना टाइम कहाँ होता भाई, वहां तो सीधा डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा भी नहीं लिखना है, ईओ ना लिखना है, वहां तो सीधा वैल्यू लिखना है। जो अभी आप कर रहे हैं वही गड़बड़ा देता है, जो बाद में करना चाहिए उसको पहले कर रहे हैं। डेल्टा एक्स पूछ रहा है मास 40 ग्राम, अभी ज्यादातर जो बच्चा बनाया होगा उसका एक वो गलती हुआ हो, 40 ग्राम के 40 ग्राम पुट कर दिया होगा, ये केजी में पुट होगा -3। वेलोसिटी पूछ रहा है 0.9 पुट होगा, हो गया। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको तो ऐसे ही रखना चाहिए 5.6, नहीं 4 पाई 5.6 ही होता है। हैं? गुना कर दिए हैं, बोलो जी यही है, क्या किया जाए, बोलो तो 6 से 6 काट देते ऊपर नीचे, इससे इसे काट दीजिए, नहीं नहीं कटता ऐसे नहीं। हाँ, अब इतना ना गुना भागा है कि आदमी क्या ही करे, परेशान तो हम भी होते हैं, लेकिन आपको हम क्या कहेंगे कि परेशान नहीं।
लिख दिए। अभी जो आंसर आया वो बहुत कम आया है कि ज्यादा आया है? बहुत कम आया। जानते हैं ये पॉइंट जो देते हैं ना, ये आंख से दिख गया। यदि ये आंख से दिख गया तो ये 10⁻⁻6 मीटर से कम होगा। 10⁻⁻6 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो आंख से नहीं दिखता है, उसको कहते हैं माइक्रोन। एक माइक्रोन मीटर, उसी से डेवलप हुआ माइक्रोस्कोप, या माइक्रोस्कोप से ये आया है कि ये एक माइक्रोन मीटर कहलाता है। 10⁻⁻6 मीटर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको किस चीज से देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से। तो ये तो 10⁻⁻, तो इसके अनसर्टेनिटी का कोई मतलब नहीं हुआ, ये वैल्यू निग्लिजिबल के बराबर है। -6 निग्लिजिबल, वो मास में है। बड़े बड़े एगो बड़ा घटिया क्वेश्चन है, एगो बहुत घटिया क्वेश्चन है। 2.61 सरकारी किताब का है ना। सरकारी किताब मतलब एनसीईआरटी। इतना घटिया है कि कितना लिखना पड़ेगा हमको, बताओ। जानते हो क्यों लिखते हैं? इस बोर्ड पे लिखा लिखाया भी आ सकता है, आप लोग के लिए लिखते हैं कि हम ना लिखेंगे। ये भी छोड़ दिया कि हाँ सर आप लिखले दिए थे, हम फोटो खींच लेते हैं, बस यही बात है। ये सब टॉपिक से जेई नीट में भी क्वेश्चन ढेर सारा है, लेकिन क्वेश्चन इतना ही कॉन्सेप्ट से बन जाता है, वहां भी अलग कुछ नहीं लगता है। दे करके भी देखेंगे। विदिन एन एक्यूरेसी ऑफ 0. लीजिए
कर लिया स्कैन। हमको कुछ लगेगा डिस्क में सब क्वेश्चन रखा हुआ है, एनसीईआरटी का पूरा किताबे। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वहां से फाइंडर खोल देना है। लेकिन हम नहीं किए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखेगा सब दिमाग जाएगा। आई क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा है, सोच के देख के तो समझने की कोशिश भी करनी है। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विदिन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, तो समझ ही गया क्या दिया हुआ है। डेल्टा एक्स बराबर 0.002 नैनोमीटर। ऐसा नहीं कि एक बार प्लस में लेके बनाना, एक बार माइनस में लेके बनाना, ये सब नहीं करना है। इसीलिए बार बार हम बोले हैं आपको कि वो मेरे से 30 फीट दूर है, 1 फीट आगे पीछे हो सकता है, बोले थे ना। तो 1 फीट आगे पीछे का माइनस ही प्लस माइनस है, तो हमको अनसर्टेनिटी देखना है कि थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो 0.002 नैनोमीटर, हमको लगता है नैनोमीटर में दिया है, इसको रहने दीजिए नैनोमीटर में। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो सीधा डेल्टा पी निकालना है। प्रॉब्लम क्या है तब तो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद पढ़ेंगे सवाल। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4 तो डेल्टा पी बराबर h/4 इंटू डेल्टा एक्स। बाबू देखते रहना, स्कूल में आने वाला क्वेश्चन है। डेल्टा पी बराबर h/4 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना दिया, तो नैनोमीटर लिख देना, यहां नैनोमीटर लिखा हुआ है इसलिए बता रहे हैं। तो कितना आया डेल्टा पी बराबर h/4 गुना क्या, यही ना होगा जी, 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 500। तो डेल्टा पी बराबर यदि h/4 को लेके हम चलते हैं, साथ से रखेंगे, तो गुना हम लिख सकते हैं ना 500 नैनोमीटर। ये आया। अब पढ़िए आगे, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसी की भाषा में। सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, सपोज करने के लिए कहा है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो है h/4 गुना 0.05 नैनोमीटर। सपोज करना है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम नहीं, क्या मोमेंटम। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड था, 2% का एरर था, तो ये मोमेंटम की बात कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम नहीं। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, कह रहा है कि इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। तो देखिए समस्या कितना है सो निकालेंगे, सुनिएगा, समस्या कितना गुना है ये निकलेगा। डेल्टा p/p कर दीजिए, डेल्टा p आया है h/4 गुना 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर बचा के रखे थे इसीलिए। अब p आया है h/4 मतलब दिया हुआ है 0.05 नैनोमीटर, तो ये पूरा साफ हो गया। तो डेल्टा p अनसर्टेनिटी है और p एक्चुअल मोमेंटम है। कितना आ गया बताओ, 500 बाई 0.05, तो 2 शून्य और ऊपर चला गया ना जी,
5 से 5 एगो कट गया, तो डेल्टा पी बाई पी कितना आ गया? आप देखो तो 2 2 4 0, यानी कि डेल्टा पी 10,000 गुना पी, यही ना आया जी। अब बताओ किसी का अनसर्टेनिटी 10,000 गुना हो सकता है सर्टेनिटी से? ये तो वही बात है कि तू हमसे 30 फीट दूर है, हो सकता है कि तू 30,000 फीट भी दूर रहे। बोले भाई 30 फीट हम कहे थे, लेकिन हम गलत हो सकते हैं। कितना? तो 30,000 फीट। तो 30 फीट में 30,000 फीट कौन गलती रहता है जी? ये तो बोल ही नहीं रहा, ये तो बकवास करना हुआ। नहीं, एक लोग कह देंगे कि फलाने को जानते हैं, चांस है कि 90% चांस है कि IIT करिए जाए। अब वो जैसे ही निकल के गया, बोले दूर दूर तक के लगता तो नहीं है, 1,000% की करेगा, पढ़ भी नहीं करता है। तो क्या बोल रहे हैं? मतलब पहले बोल रहे थे कि अब बोल रहे हैं? यही ये पूछ रहा है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू? तो आप कहिएगा यस, दिक्कत है। 1,000 नहीं, 10,000 गुना दिक्कत है। ऐसा अनसर्टेनिटी जो होना चाहिए, वो जो वैल्यू है उससे कम होना चाहिए। 30 फीट में 1 फीट चलेगा, 30 फीट में 30,000 फीट थोड़े चलेगा, है ना? तो यहां पे लिखना होगा कि यस देयर आर ए प्रॉब्लम टू डिफाइनिंग दिस वैल्यू, अनसर्टेनिटी इज नेवर एक्सीड देन एक्चुअल वैल्यू। अनसर्टेनिटी कभी भी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। अरे समझा सब कि नहीं समझा, ये बताओ ना। हाँ, चूंकि ये सवाल पढ़ते पढ़ते लोग हो जाता है कि भाई पता नहीं क्या कह रहा है, निकालना क्या है। तो एक तो ये निकालना था, है ना, कह रहा था कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो निकल गया। लेकिन उसके बाद ये जो लाइन कह रहा है उसको समझने में दिक्कत होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब ये अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी बताइए ना आप ही। आपको कहने में अच्छा लग रहा है कि सर जा रहे होंगे 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, लेकिन भाई हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है 10,000 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। बोले बोल क्या रहा है रे तू? ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर यस देयर आर प्रॉब्लम टू डिफाइन दिस वैल्यू नेवर एक्सीड देन एक्चुअल वैल्यू। अब ये हाइजेनबर्ग साहब और एक भाई साहब स्क्रॉडिंजर साहब, ये दो भाई साहब मिल करके इसके आगे का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, जिसको बोला जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसमें हम लोग को पढ़ना रहता है ऑर्बिटल का कंसेप्ट और फिर क्वांटम नंबर, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 4 तरह के क्वांटम नंबर। तो अगले दिन बताएंगे हम आपको ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर। ठीक ठीक।